बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल की, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। ये रदरफोर्ड मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें कई सारे पॉइंट्स हमें नए सीखने को भी मिलेंगे। रदरफोर्ड मॉडल को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या सेटअप था इस एक्सपेरिमेंट का, पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक सोर्स लिया गया है अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एक हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो दूसरा क्या है कि ये जो सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, इसे एक लेड के बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, लेड क्यों लिया गया, लेड ही क्यों लिया गया, कोई दूसरे एलिमेंट का बॉक्स क्यों नहीं रखा गया, इस पे भी अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये देखिए, ये एक स्लिट सिस्टम है। स्लिट सिस्टम का मतलब, जैसे अगर मैं कहूं आपको कि आप अपने फिंगर्स को, दो फिंगर्स को इस तरह से करके देखें तो एक बहुत पतली सी, आप कह सकते हैं, ओपनिंग आपको दिखाई देगी, मामूली सी ओपनिंग, जिसके थ्रू बहुत कम अमाउंट में कोई रे पास कर सकता है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी देखिए, ओपनिंग जो है वो बहुत छोटी सी ओपनिंग अलाउ की गई है। और ये स्लिट सिस्टम जो है, स्लिट सिस्टम ये भी लेड का ही बना हुआ है। चलिए अब मैं आपको बता ही देता हूं कि आखिर लेड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये बॉक्स लेड का लेना पड़ा, क्यों ये स्लिट सिस्टम लेड का बनाना पड़ा। तो देखिए, लेड क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का एक अच्छा एब्जॉर्बर माना जाता है। यानी लेड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। तो एक्चुअली क्या है, देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो अपनी खुद की भी सेफ्टी का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेकर के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप ऐसा तो कभी भी नहीं चाहोगे कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो रेडिएशन है उससे आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो प्रभावित हो जाए। इसलिए जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस ये लेड का बॉक्स और लेड का स्लिट सिस्टम लिया गया था। कारण क्या है, समझ में आया आपको? बिकॉज लेड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एंड हेंस हमने सेफ्टी रीजन से ये बॉक्स और ये स्लिट सिस्टम किसका लिया है बेटा, लेड का। इज दैट क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये एक सर्कुलर स्क्रीन है। ये एक सर्कुलर स्क्रीन है और यहां पर इसके अंदर वाले पार्ट पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है। जिंक सल्फाइड से आप वेल एक्वेंटेड हो। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, यानी कोई पार्टिकल अगर आकर के तेजी से मूव करता हुआ टकराएगा तो जहां वो टकराएगा वहां पर फ्लोरेसेंस क्रिएट होगा, यानी ब्राइट ग्लो क्रिएट होगा। इससे यह बात पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टिकल किस जगह पे जाकर के टकराया है। चलिए और क्या क्या चीजें हैं यहां पे वो भी देख लेते हैं। एक यहां पे मैंने ये जो यहां पे मैंने एग्जिबिट किया है, ये एक थिन गोल्ड फॉइल है। गोल्ड का बना हुआ एक पतली सी शीट कह लीजिए, थिन गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस लगभग 100 नैनोमीटर की है। ये बहुत ही पतली सी गोल्ड की फॉइल या शीट कह लीजिए, एक पतली सी फॉइल है गोल्ड की, जो यहाँ पे लगाया गया है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ चीजें दिखाई दी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या था, उससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया जा सकता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर इस गोल्ड फॉइल को हम यहां से थोड़ी देर के लिए मान लें कि गायब कर दिया जाए, अगर इस गोल्ड फॉइल को थोड़ी देर के लिए हटा लिया जाए, तो आप देखोगे कि जो यहां से रे चल रही है ये जो अल्फा पार्टिकल का जो यहां पे एक पतली सी रे यहां से स्लिट सिस्टम, क्योंकि बेटा देखो बहुत ज्यादा रेडिएशन जो है वो हार्मफुल था, तो इसलिए केवल उतना ही रेडिएशन को इस पतले से जो आप कह सकते हैं स्लिट से पास होने दिया गया, जिससे एक्सपेरिमेंट बस कैरी आउट किया जा सके। स्लिट सिस्टम लेने का पर्पस केवल इतना ही सा था। अब ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से सोर्स से निकल करके आया, अगर यहाँ पे गोल्ड फॉइल नहीं होता तो हम कह सकते थे कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल यहीं पर जाकर के टकरा रहे होते स्ट्रेट, यस और नो। लेकिन जब यहाँ पे गोल्ड फॉइल लगा दिया गया तो क्या देखा गया कि केवल यहाँ पे नहीं, यहाँ मतलब अगर गोल्ड फॉइल नहीं होता तो केवल यहीं पे टकरा रहे होते, लेकिन जब गोल्ड फॉइल लगा दिया गया तो जो अल्फा पार्टिकल टकराए वो इधर भी टकराए, इधर भी टकराए, इधर भी टकराए, यानी थ्रू आउट द आप कह सकते हैं सर्कुलर जो यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, हर जगह आपको अल्फा पार्टिकल टकराया हुआ मिला।
इसका मतलब डिफ्लेक्शन हुआ होगा इस गोल्ड फॉइल के कारण, ये बात हम कह सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अगर गोल्ड फॉइल नहीं था तो केवल यहीं पे टकरा रहे थे, केवल इसी स्पॉट पे जाकर के सारे अल्फा पार्टिकल टकरा रहे थे। लेकिन जब गोल्ड फॉइल लगा दिया गया तो अल्फा पार्टिकल जो टकराए वो सर्कुलर स्क्रीन में हर जगह अल्फा पार्टिकल के टकराने का पता चल रहा था। पता कैसे चल रहा था बेटा? बाय वर्च्यू ऑफ जिंक सल्फाइड विच इज अ फ्लोरेसेंट मटेरियल, जो कि अंदर की तरफ कोटेड था। जब भी अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड से टकराए होंगे उस जगह ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस हुआ होगा, जिससे यह अनुमान लगाया जा सका होगा कि वहां पे अल्फा पार्टिकल आके टकराया था। अब चलिए, मैंने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको एक्सप्लेन किया पहले तो, कि इसमें क्या क्या सेटअप किया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब मैं इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन क्या थे और उन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया जा सका, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। क्या कहा मैंने? सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, इंडिकेटिंग दैट there must be very large empty space inside the atom। आप जरा देखिए, जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसको मैं एक तरह से डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड यानी स्ट्रेट चले गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड यानी स्ट्रेट, जिस पाथ पे आए उसी पाथ को एज इट इज फॉलो करते हुए स्ट्रेट निकल गए। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि एटम के अंदर बहुत सा स्पेस एम्प्टी है। यह बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि अगर कोई एम्प्टी स्पेस है तो बिना किसी डेविएशन के जैसा पाथ फॉलो करता हुआ अल्फा पार्टिकल आया होगा वो ऐसा ही पाथ फॉलो करते हुए वो निकल भी जाएगा। बोलो यस और नो? इस डायग्राम से समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां पे देख लीजिए, इस वाले डायग्राम में भी मैंने समझाने की कोशिश किया है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट निकल गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट निकल गए, और इससे यह पता चलता है कि देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम। ये तो पहली बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन की। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा? तो सिंस few alpha particles were deflected from their original path by making moderate angle, indicating that the whole positive charge is concentrated at the center, which is known as nucleus। कहने का मतलब क्या है? माना कि पहले ऑब्जर्वेशन में हमें यह पता चला कि most of the alpha particles went straight, indicating that there is a large empty space inside the atom। लेकिन सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी हमें ऑब्जर्व हुए जो मॉडरेट एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस डायग्राम में आप देख लीजिए कि आप कह सकते हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल आया ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर के बाहर की तरफ गया। अगर डिफ्लेक्शन नहीं होता तो यहां पर पार्टिकल्स क्यों स्ट्राइक कर रहे होते? जाहिर सी बात है, डिफ्लेक्शन हुआ बाहर की तरफ, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ होगा, ये जो रिपल्शन मिला होगा अल्फा पार्टिकल को। रिपल्शन क्यों कह रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि अल्फा पार्टिकल होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने आपसे बताया था। अल्फा पार्टिकल खुद क्या पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और अगर डिफ्लेक्शन बाहर की तरफ हुआ मतलब एक रिपल्सिव फोर्स वो इनकाउंटर किया होगा। वो रिपल्सिव फोर्स तभी मिल सकता है जब सामने वाला सब्सटेंस जो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, तभी तो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सिंस few alpha particles were deflected from their original path by making moderate angles, indicating that the whole positive charge is concentrated at the center, which is known as nucleus। ठीक है, ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियस जो है, जिसको जो होल पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर बोला जा रहा था, उसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। ये तो ठीक है कि चलो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लेकिन ये कैसे पता चला कि वो सेंटर पे लोकेटेड है? तो ध्यान दीजिएगा, जो एंगुलर
डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था। क्या कहा मैंने? एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, जो डिफ्लेक्टेड रेज का एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था, यानी जिस पैटर्न को वो डिफ्लेक्टेड रे फॉलो कर रहे थे वो समवॉट इसी ओर इशारा कर रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड माना जा रहा है, न्यूक्लियस का नाम उसे दिया गया था, वो सेंटर पे ही लोकेटेड होना चाहिए। क्या मेरी बात से सहमत है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि सिंस वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर स्ट्रांगली डिफ्लेक्टेड, वेरी स्ट्रांगली डिफ्लेक्टेड, या यू कह लीजिए कि सिंस वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड सच अ लार्ज डिफ्लेक्शन दैट दे इवन रिट्रेस्ड देयर ओन पाथ, यानी लगभग तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी मिला जो कि जिस पाथ से आया था लगभग उसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ वापस मुड़ गया, यानी बाउंस बैक कर गया। अप्रॉक्स 180 डिग्री का आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन जो है उसको देखने को मिला, बहुत जबरदस्त डिफ्लेक्शन वो इनकाउंटर किया। तो मैं कह सकता हूं यह तभी संभव है जब न्यूक्लियस क्या हो? रिजिड हो और स्मॉल हो। यानी एक बार फिर से सुनिएगा, इसको मैं और अच्छे से इलैबोरेट करूंगा कि सिंस वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, 1 out of 20,000 we can say, suffered such a strong deflection that they even retraced their own path, indicating that the nucleus is rigid and small. अब एक बात बताइए कि अगर वो अपने ही पाथ पे बाउंस बैक कर गया तो इससे ये कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यूक्लियस रिजिड है और स्मॉल है? चलिए इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। स्मॉल इस बात से पता चलेगा क्योंकि मैं कह सकता हूं कि 20,000 में से केवल एक ही पार्टिकल ऐसा था जो कि अपने पाथ को रिट्रेस कर पाया। अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो 20,000 में से कई सारे पार्टिकल्स ऐसे मिलते जो अपने पाथ को रिट्रेस कर पाया, लेकिन मात्र एक पार्टिकल ही लगभग हम कह सकते हैं कि 20,000 में से केवल एक ही पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर पाया। इससे यह कहा जा सकता है कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? और रिजिड है न्यूक्लियस, यह कैसे कहा जा सकता है? जरा सोचिए, अल्फा पार्टिकल जो कि काफी मैसिव पार्टिकल है, अरे इलेक्ट्रॉन की तुलना में तो कई गुना ज्यादा मैसिव है ये अल्फा पार्टिकल, मैसिव जबरदस्त मास है अल्फा पार्टिकल के अंदर। दूसरी बात, मतलब एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड अदर्स मैसिव पार्टिकल है। और दूसरा मैं कह सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी भी हाई है। अब सोचो बच्चों, ये एक तो मैसिव है, मास भी ज्यादा, वेलोसिटी भी हाई, और मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम काफी हाई रहा होगा? अब इतने हाई मोमेंटम वाले अल्फा पार्टिकल को उसी के पाथ पर वापस भेज देना, ये करने के लिए सामने वाले की औकात होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मान लो मैं आपसे कहूं एक फास्ट मूविंग पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, मास भी उसका ज्यादा है, और वो जो है न्यूक्लियस के काफी क्लोज आकर के और वहां से बाउंस बैक कर गया, तो मैं कह सकता हूं कि यह तभी संभव है जब न्यूक्लियस क्या होगा? रिजिड। क्योंकि अगर ये रिजिड नहीं होता तो इतना मैसिव पार्टिकल का जो उसकी तरफ आना था, तो वो इतना मैसिव पार्टिकल जो उसकी तरफ आ रहा था उसको उसी के पाथ पे रिट्रेस करवा देना, ये तभी संभव है जब सामने वाले की औकात हो, यानी न्यूक्लियस क्या हो? रिजिड, सक्षम हो इतने हाई मोमेंटम वाले पार्टिकल को वापस भेज देने में। ये ऐसा तभी होगा जब वो क्या होगा बेटा? रिजिड होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी जो ये 3 ऑब्जर्वेशंस मैंने आपके सामने बोला, मैं बारी बारी से उसको एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाए। पहला ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में बोलने जा रहा हूं, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, सिंस most of the alpha particles went straight, indicating that
there must be very large empty space inside the atom. Second क्या था? Since few alpha particles were deflected from their original path through moderate angle, indicating that the whole positive charge is concentrated at the center, which is known as nucleus. और थर्ड पॉइंट जो मैंने आपसे कहा वो ये था कि since very few alpha particles suffered such a strong deflection that they even retraced their own path, indicating that इतना जबरदस्त ये डिफ्लेक्शन था, या यूं कह लीजिए कि ये इतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन सफर किया कि वो अपने ही पाथ पर आप देख सकते हैं वापस लौट आया, जैसे गया वैसे ही वापस आ गया, इंडिकेटिंग दैट द न्यूक्लियस मस्ट बी रिजिड एंड स्मॉल. रिजिड इसलिए मैंने बताया था कि हाई मोमेंटम वाले अल्फा पार्टिकल को अपने ही पाथ पे बाउंस बैक कराने के लिए रिजिड होना चाहिए उसको, न्यूक्लियस को, और स्मॉल इसलिए क्योंकि 20,000 में से केवल एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा कर पाया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसा नहीं कर पाए थे, सिर्फ 20,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा कर पाया था. नाउ द थिंग इज दैट कि अभी भी वो तमाम चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि सर कुछ और बातें मैं पूछना चाहता हूं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आप ये पूछेंगे, सबसे पहला पॉइंट आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये गोल्ड का ही बना हुआ फॉइल क्यों? वाई शुड वी टेक द फॉइल मेड अप ऑफ गोल्ड ओनली? इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, 3 कारण है. पहला कारण कि गोल्ड जो होता है इसकी रिएक्टिविटी कम होती है. इस एक्सपेरिमेंट में लो रिएक्टिविटी वाला सब्सटेंस यूज करना था, एलिमेंट यूज करना था, जो कि फायदेमंद रहा इस रिएक्शन इस पूरे एक्सपेरिमेंट में. आई बेग योर पार्डन, आई वांट टू से कि लो रिएक्टिविटी होना चाहिए था इस एक्सपेरिमेंट में, रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए, एक्सपेरिमेंट बोलना चाहिए. इस एक्सपेरिमेंट में लो रिएक्टिविटी वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस एक्सपेरिमेंट में कोई रिएक्शन हो. भाई हम तो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर रहे थे, रिएक्शन से क्या मतलब हमें? तो एक तो लो रिएक्टिविटी था गोल्ड का, दूसरा क्या था भाई? दूसरा था हाई मैलिएबिलिटी. जो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड लेने का कारण वो था हाई मैलिएबिलिटी. जरा सोचो, इतना कम थिकनेस वाला फॉइल ही काम आ पाया, और इतना कम थिकनेस, लगभग 100 नैनोमीटर जैसा थिकनेस, इतना कम थिकनेस के लिए मैलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए थी ना उस मेटल की. तो गोल्ड जो है वो हाईली मैलिएबल मेटल है, दैट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट. तो उससे इतना पतला शीट तैयार कर पाए जो कि 100 नैनोमीटर का था, और इस एक्सपेरिमेंट में हमारे काम आ पाया. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तीसरा कारण क्या था? स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन. क्योंकि बच्चों देखो, गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो हैवी न्यूक्लियस है. अब हैवी न्यूक्लियस के कारण स्ट्रॉन्ग, हैवी न्यूक्लियस का मतलब उसमें न्यूक्लियस में जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आप कह सकते हैं. न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. क्या था? ज्यादा हैवी न्यूक्लियस था. इतना हैवी न्यूक्लियस कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी काफी ज्यादा था न्यूक्लियस का. तभी तो वो अल्फा पार्टिकल को स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन कर पाने में मदद किया. अगर मैं आपसे पूछूं कि इतनी ही पतली एल्यूमिनियम की शीट ले ली जाए तो क्या ये, मतलब मान लो हाइपोथेटिकली, काल्पनिक रूप से अगर मैं आपसे कहूं कि इतनी ही पतली एल्यूमिनियम की शीट ले ली जाती तो क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता? तो जवाब है नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो लाइट मेटल है, उसका न्यूक्लियस काफी लाइट है, वो उतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन नहीं दिखा पाता जो गोल्ड दिखा पाया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान. बोलो बात समझ में आ रही है? तो गोल्ड लेने के 3 कारण समझ में आए. पहला कारण लो रिएक्टिविटी, दूसरा कारण हाई मैलिएबिलिटी, और तीसरा कारण स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन. लेड क्यों लिया गया था? क्योंकि लेड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, जिससे सेफ्टी रीजंस के कारण हम कह सकते हैं लेड का लिया जाना आवश्यक था, इंपॉर्टेंट था, असेंशियल था. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके मन में कि भाई गोल्ड लिया ये तो ठीक है, लेकिन थिन शीट ही क्यों, थिन फॉइल ही क्यों लिया गया गोल्ड का? उसका कारण समझिए. अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर हम मोटी शीट लेते तो वो हम कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में काम ही नहीं आ पाता, बिकॉज वी आर यूजिंग अल्फा पार्टिकल एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव कंपैरेटिवली लेस पेनिट्रेटिंग पावर. दैट्स वाई शीट पतली लेनी पड़ी, यानी थिन गोल्ड फॉइल लेना पड़ा जिसकी थिकनेस
लगभग 100 नैनोमीटर की हम लोगों ने यहाँ कंसिडर किया था। बोलो बात समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आए? जिंक सल्फाइड क्यों लिया गया कोटिंग करने के लिए? ताकि फ्लोरेसेंस क्रिएट हो और जहां अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं उसका पता हमें चल पाए। क्या ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको कहा वो आपको समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन?